When America sneezes, all world catches cold. जी हाँ, जब अमेरिका को छींक आती है तो सारी दुनिया को जुकाम हो जाता है। यह फ्रिज इस संदर्भ में माना जाता है कि विश्व व्यवस्था को संचालित करने में, निर्देशित करने में अमेरिका की बड़ी महान भूमिका है और उसकी पॉलिसी, उसके निर्णयों का प्रभाव सीधे ही पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी होगी और एक तरह से उस क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी। सिटीजनशिप जो जन्मजात नागरिकता से जुड़ा विषय है, जो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। केवल डब्ल्यूएचओ की नहीं, उंगलियां तो संयुक्त राष्ट्र संघ पे भी उठ रही हैं, क्योंकि यूएनओ के रहते हुए जिस तरह रशिया यूक्रेन वार 2.5 वर्ष से अधिक चल रहा है, अभी अभी इजराइल हमास में सीज फायर हो पाया है, तो ऐसे प्रश्न तो लग ही रहे हैं और यूएन रिफॉर्म की बात बहुत तेजी से मानी जा रही है। जब हम सामुदायिक लेवल की बात करते हैं तो सभी देशों को पूरे ग्लोब के हिसाब से सोचना चाहिए। अगर इसी तरह कोई पुतिन कहेंगे रशिया फर्स्ट, कोई सी जिनपिंग कहेंगे चाइना फर्स्ट, और ट्रंप साहब ने कही दिया है मागा मतलब अमेरिका फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट होने लगे तो ह्यूमन फर्स्ट कैसे होगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा मूवमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब यूएस के ऑफिशियली 47th प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंट की ओथ लेने के बाद ही उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए, कार्यकारी आदेश जारी किए, वो उसी दिशा में थे जिसमें किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। जो अपेक्षा थी, जो बातें की थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, वैसे ही कार्यकारी आदेश आने लगे जो उनके मागा मूवमेंट की उम्मीदों के अनुसार है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो कार्यकारी आदेश क्या थे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा न्यूज जो हिट बनी, एक तो बर्थ सिटीजनशिप जो जन्मजात नागरिकता से जुड़ा विषय है, जो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर करने का निर्णय। तीसरा, जो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, वो है पेरिस सम्मेलन, जो जलवायु समझौते पर पेरिस सम्मेलन हुआ था, उससे अमेरिका को पुनः वापस या बाहर कर देना, ट्रंप का निर्णय। और हमेशा की तरह मैक्सिको पर उन्होंने अपने प्रहार को जारी रखते हुए कहा कि अब मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी होगी और एक तरह से उस क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी। इसी तरह बहुत सारे कार्यकारी आदेश दिए, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को बंद कर दिया जाना, कुछ जगहों के नाम बदलना। एक एक करके हम इन बातों को देखते हैं। When America sneezes, all world catches cold. जी हां, जब अमेरिका को छींक आती है तो सारी दुनिया को जुकाम हो जाता है। यह फ्रिज इस संदर्भ में माना जाता है कि विश्व व्यवस्था को संचालित करने में, निर्देशित करने में अमेरिका की बड़ी महान भूमिका है और उसकी पॉलिसी, उसके निर्णयों का प्रभाव सीधे ही पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ता है। और इसी के तहत 47वें राष्ट्रपति ट्रंप ने ओथ लेने के बाद जिस तरह कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए, अब पुनः पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी है कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का ऐसे कोई लिखित दस्तावेज या कोई लिखित प्रारूप अमेरिकी संविधान में नहीं है, लेकिन उसके संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत यह निहितार्थ पाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। और इसी के आलोक में जब से वहां की राष्ट्रपति की परंपरा रही है, मतलब पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर 47वें राष्ट्रपति ट्रंप, सभी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पारित किए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इसलिए दिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति को कि वो कई ऐसे आदेश पारित कर सके, कई ऐसी कानूनों को लागू कर सके जिसमें विलंब होने की संभावना ना हो, जो अमेरिका को ग्रेट बनाने में सहयोग करे, और एक तरह से जिन आदेशों में अमेरिका अपेक्षा रखता है कि इन आदेशों की तुरंत जरूरत है, उस राष्ट्रपति को लगता है इनकी तुरंत जरूरत है, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पारित किए जाते हैं। अब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को लाने का एक सबसे पहला प्रावधान तो यह है कि इसे कांग्रेस से शुरुआत में या सीनेट से पारित करवाना नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही ट्रंप साहब ने राष्ट्रपति की शपथ ली, अगले दिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए। लेकिन क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अनंतिम होते हैं? क्या इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो पहले इस बात को जान जाइए कि अगर कांग्रेस चाहे तो 2/3 बहुमत से इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बदल सकती है। इसी तरह फेडरल कोर्ट भी अगर चाहे इसकी समीक्षा कर सकती है और वो भी इस फैसले को निरस्त कर सकती है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एब्सोल्यूट नहीं है। अब आते हैं सबसे पहला
जिस न्यूज ने असर डाला और भारत के लोगों पर भी जिसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, वो था जन्मजात नागरिकता का प्रावधान। अमेरिका में यदि कोई पेरेंट काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में और बिना डॉक्यूमेंट के भी अगर अमेरिका में रह रहा है, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर उसे वहां पर कोई बेबी उसका जन्म लेता है तो उसे जन्मजात नागरिकता मिल जाती है। और इसी मामले में अगर देखा जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो 2022-23 का आंकड़ा कहता है कि 48 लाख भारतीय अमेरिका में नागरिक बन चुके थे और उसमें से 34% मतलब लगभग 16 लाख जो भारतीय थे वो इसी जन्मजात नागरिकता से वहां के नागरिक बने थे। तो पहला, अगर इसे रोक दिया गया, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के द्वारा और अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए इसे बर्थ टूरिज्म का नाम दिया कि ये लोग टूरिस्ट की तरफ आते हैं यहां बेबी पैदा करने। और चूंकि अमेरिका के नागरिकों जो संसाधन है, जो अमेरिका के मूल लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि अमेरिकी नागरिक बनने के बाद संसाधनों पर उनका भी हक हो जाता है। और ट्रंप, ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, ना ऐसा था कि अपेक्षा नहीं की गई थी ट्रंप साहब से, इस प्रावधान को लेकर ऐसा वो कर सकते थे, अपेक्षा थी। लेकिन क्या ये प्रावधान ठहरेगा? सबसे पहले तो जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 14वां संविधान संशोधन है अमेरिका का, वो बड़ा स्पष्ट कहता है, 1868 में हुआ था, सिविल वॉर के तुरंत बाद हुआ था, और वो साफ कहता है कि जन्मजात रूप से या प्राकृतिक रूप से जिसने भी अधिकारिता प्राप्त की है वो अमेरिका का नागरिक होगा और उसे समान अधिकार मिलेंगे। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है। एक बार ऐसा ही मुद्दा 1898 में उभरा था और वो किम आर्क नामक एक चीनी मूल के व्यक्ति के नागरिकता को लेकर, और उस समय भी फेडरल कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि नहीं, यह संविधान के अनुसार है और उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। तो पहली चीज, कार्यकारी आदेश जरूर जारी हुआ है, लेकिन संभवतः यह टिके नहीं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट न्यूज है आज की, अब तक 22 राज्यों ने और 2 जिलों ने इस कार्यकारी आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी है। और न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल ने तो यहां तक कहा कि यूएस के राष्ट्रपति के पास निश्चित ही अधिकार हैं, किंतु वह राजा नहीं है। अतः ऐसे कोई भी अगर हम कोई आदेश पारित करें तो उसे स्वीकारना या वह अनंतिम कानून बन जाएगा, इसे नहीं माना जाना चाहिए। निसंदेह अमेरिका एक ग्लोबल हब के रूप में है, अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी के रूप में, इनोवेशंस, R&D, इन सब क्षेत्रों में जब वो नए ब्रेन को आमंत्रित करता है तो ना सिर्फ एशिया बल्कि लगभग सभी ग्लोब के लोग अमेरिका में जाते हैं। और जैसा मैंने आंकड़ा दिया, 48 लाख भारतीय अगर वहां हैं तो निसंदेह ही उनके हित इससे प्रभावित होंगे, अतः यह चिंता का विषय है। लेकिन अगर ट्रंप है तो चिंता कुछ ना कुछ तो होगी ही। दूसरा मुद्दा जो पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए एक तरह से कहिए कि चिंताजनक है ट्रंप का कार्यकारी आदेश, और वो है पेरिस सम्मेलन से बाहर होना। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जब वो पिछले टेन्योर 2016 से 2020 में थे, तभी उन्होंने अपने आप को इस पेरिस कन्वेंशन को धोखा बताते हुए अमेरिका पर एक तरह से एक तरफा थोपा गया समझौता कहते हुए अपने आप को बाहर कर लिया था। लेकिन बिडेन साहब राष्ट्रपति जब बने थे, उन्होंने फिर से पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को, यूएस को जोड़ दिया। यह भी तय था कि ट्रंप अपने आंदोलन, अपने मागा आंदोलन में यह कहते रहे थे और यह तय था कि वो इससे बाहर होंगे। लेकिन पेरिस कन्वेंशन से बाहर होना, एक तरफ से दुनिया, आपने देखा होगा 2024 अभी तक पृथ्वी का सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है, 1.55 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। हमें याद है क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर और COP29 तक जो अजरबैजान में संपन्न हुआ, इन सभी सम्मेलनों में दुनिया बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमिटमेंट करती है, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक आधार पर जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वो व्यवहार पर नहीं उतर पा रहे हैं। और जब पेरिस सम्मेलन में
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीडीआर की बात हुई, एनडीसी की बात हुई, और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि निसंदेह इस दिशा में कोई निर्णायक मोड़ आएगा। लेकिन अमेरिका का मानना है कि इससे उसका विकास रुक रहा है। अपनी इकोनॉमिक, अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस को देखते हुए, चाइना जैसे देशों की इमरजेंस को देखते हुए, अमेरिका और खासकर ट्रंप साहब का मानना यह है कि वो अपने विकास को, अपने अमेरिका के लोगों की जो इच्छाएं हैं, अमेरिका के लोगों की स्वार्थ पूर्ति है, उसको महत्व देंगे। और इसीलिए वो अपने आप को इस तरह के सम्मेलन से, इस तरह के इंपॉर्टेंट पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को बाहर करते हैं। उन्होंने अभी एक नया नारा दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल, शायद आपने सुना होगा। यह नारा उनका अपना नहीं है, 2008 से ही अमेरिका में यह चर्चा में काफी लोकप्रिय था। और ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब है तेल और गैस उत्खनन के लिए अधिक से अधिक ड्रिल करो। एक तरफ दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रही है। आपने भारत में देखा होगा, सोलर एनर्जी की बात होती है, विंड एनर्जी की बात होती है। हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे हम कार्बन एमिशन को रोक सकें, हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। और इन्हीं सब के प्रयासों में सारा देश हर मंच पे यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत बहुत सारी प्रतिबद्धताएं करता है। लेकिन अमेरिका का इससे बाहर होना इस मामले में एक झटका जरूर माना जा सकता है, क्योंकि एक ग्लोबल क्लाइमेट फंड का निर्णय लिया गया था जिसमें प्रति वर्ष विकसित देश $100 बिलियन, $100 बिलियन का योगदान देंगे। और इस $100 बिलियन के फंड से कोशिश यह की जाएगी कि जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वहां थोड़ा क्लीन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी $100 बिलियन का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था, और ऊपर से अमेरिका का यह निर्णय निसंदेह इस प्रेरणा को झटका देगा। साथ ही साथ 2050 तक विकसित देशों ने नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात की है, और भारत जैसे देश ने 2070 तक अपने कार्बन एमिशन को नेट जीरो की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और जब भी नेट जीरो की तरफ बढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा वैश्विक कमिटमेंट जरूरी है। सबको पता है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उत्सर्जन करने में अमेरिका चीन के बाद दूसरे नंबर का देश है। तो कार्बन एमिशन करता रहेगा, और ऐसे किसी भी निर्णय से अगर वो हटेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिबद्धता पृथ्वी के प्रति, वैश्विक ऑर्डर के प्रति वो सही नहीं होगी, और इस रूप में इसकी आलोचना की जानी चाहिए। अगर यह कहा जाए क्या अमेरिका के हटने से पेरिस कन्वेंशन ही फेल हो जाएगा, तो हमें यह भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह तय था। ट्रंप ऑलरेडी एक बार निर्णय ले चुके थे अपने पहले कार्यकाल में, और यह तय था कि ट्रंप आएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे। जिस तरह रशिया ने, ईयू ने और भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने यह निर्णय लिया है कि हम कार्बन नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे, हमारी कोशिश है कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उससे लेकर अब 2050 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वृद्धि नहीं होने देंगे। अगर हम सारी प्रतिबद्धता से रहे, अमेरिका के इस निर्णय को, उसको अलग थलग करने का भी एक कहा जाए मंच बना लिया जाए, तो भी हम काफी हद तक सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए उसका कन्वेंशन से बाहर होना ग्लोबल वार्मिंग को रोकने या क्लाइमेट चेंज को रोकने की वैश्विक प्रतिबद्धता का फेल हो जाना नहीं माना जाना चाहिए। हमें सारे देश संयुक्त रूप से प्रयास करें। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर संवेदना और अपनी चिंता जाहिर की कि अमेरिका को इससे बाहर नहीं होना चाहिए था। और अगला राष्ट्रपति, चूंकि 2025 से 2029 जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 4 साल बाद अमेरिका में, हो सकता है वो अमेरिकी राष्ट्रपति आए जो इसके प्रति संवेदनशील हो। हां, लेकिन 2-3 सालों में जो चैलेंज है वो जरूर बढ़ेंगे, और इस बात को लेकर ट्रंप साहब के इस निर्णय को जरूर आलोचना की दृष्टि से देखना चाहिए, उन्हें फिर से सोचना चाहिए। इसी तरह अगर एक तीसरा कार्यकारी आदेश देखें जो WHO से अमेरिका को बाहर करने की बात है, आपको यह भी ध्यातव्य होना चाहिए कि WHO से कोई अचानक बाहर नहीं होता। एक प्रावधान है 1948 में अमेरिका यूएस ने लाया
कि 1 साल की नोटिस देकर और अपनी जो भी वित्तीय जवाबदेही है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा कर कर बाहर हुआ जा सकता है। मतलब साफ है, 1 साल बाद माने 2026 में अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाएगा। ट्रंप साहब ने डब्ल्यूएचओ को अपने पिछले कार्यकाल में लगातार क्रिटिसाइज किया था, खासकर जब कोविड-19 चाइना से फैला था, जिसे ट्रंप ने वुहान वायरस का नाम दिया था, और जिस तरह से डब्ल्यूएचओ ने चाइना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, उसके साथ लिबरल पॉलिसीज की बात की थी, उसको लेकर ट्रंप शुरू से नाराज थे। और उसके बाद चूंकि चुनाव में हार गए और अब पुनः नियुक्त हुए हैं, तो यह भी स्वाभाविक था कि डब्ल्यूएचओ के प्रति कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। इनका मानना है कि यूएस की कुल आबादी 35 करोड़ है, और जबकि चाइना की आबादी लगभग 1.4 बिलियन है। ऐसे में उनका कहना है इतनी बड़ी आबादी वाला देश कंट्रीब्यूट कम करता है और हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि लगभग 20% डब्ल्यूएचओ का फंड अमेरिका देता है। यहां तक कि स्वैच्छिक भागीदारी में भी अमेरिका नंबर 1 पे खड़ा है, जबकि यहां तो स्वैच्छिक भागीदारी में चीन की भागीदारी तो 0.1% से भी कम है, क्योंकि स्वैच्छिक में अमेरिका के बाद बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सबसे ज्यादा भागीदारी करता है। तो एक तरफ उनकी अपनी चिंताएं और वो कहते हैं कि इससे हमारे फंड का मिसयूज हो रहा है, इसकी जगह हम कुछ और मैकेनिज्म देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रांसपेरेंट हो और ज्यादा हितकारी हो। लेकिन अगर हम डब्ल्यूएचओ की सारी बातों को देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कई ऐसे मसलों पर डब्ल्यूएचओ उतना कारगर नहीं रहा, और खासकर कोविड-19 के बाद इस संस्था पर, इस अंतरराष्ट्रीय संस्था पर उंगलियां उठने लगी। लेकिन यह भी तय है कि कोई संगठन में अगर इस लेवल पर अगर कमी है, तो हमें उसमें संस्थागत सुधार की बात देखनी चाहिए। वो पॉलिसी लेवल पर हो सकता है, वो उसके व्यवहारिक जो ऑर्गन्स है उसमें हो सकता है, एग्जीक्यूटिव में हो सकता है। लेकिन ये बात कुछ वैसी ही है कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसकी सर्जरी की आवश्यकता है, ना कि पूरा अंग काटकर बाहर फेंक देने की। तो अभी समीक्षा के तहत, क्योंकि केवल डब्ल्यूएचओ की नहीं, उंगलियां तो संयुक्त राष्ट्र संघ पे भी उठ रही हैं, क्योंकि यूएनओ के रहते हुए जिस तरह रशिया यूक्रेन वार 2.5 वर्ष से अधिक चल रहा है, अभी अभी इजराइल हमास में सीज फायर हो पाया है, तो ऐसे प्रश्न तो लग ही रहे हैं और यूएन रिफॉर्म की बात बहुत तेजी से मानी जा रही है। तो डब्ल्यूएचओ से बाहर होना, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएस, तो उसके फंड में जरूर से जरूर प्रॉब्लम आएगी। और डब्ल्यूएचओ को अगर बड़े देशों के अलावा अगर कुछ अच्छी बातें देखी जाए, तो अफगानिस्तान में, अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे देशों में जहां थोड़ी भूखमरी की स्थिति बनी पड़ी है, सूखे की स्थिति बनी पड़ी है, महामारी फैलती रहती है, वहां पर डब्ल्यूएचओ ने कुछ पॉजिटिव रोल जरूर निभाए हैं। भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो टीबी से लेकर कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डब्ल्यूएचओ भारत का सहयोगी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज डब्ल्यूएचओ अपनी समीक्षा की आवश्यकता से गुजर रहा है, सुधार की आवश्यकता से गुजर रहा है। लेकिन अमेरिका का बाहर होना यह निसंदेह एक आप कहिए चिंताजनक विषय है। जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जब हम सामुदायिक लेवल की बात करते हैं, तो सभी देशों को पूरे ग्लोब के हिसाब से सोचना चाहिए। अगर इसी तरह कोई पुतिन कहेंगे रसिया फर्स्ट, कोई सी जिनपिंग कहेंगे चाइना फर्स्ट, और ट्रंप साहब ने कह ही दिया है मागा मतलब अमेरिका फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट होने लगे तो ह्यूमन फर्स्ट कैसे होगा, अर्थ फर्स्ट कैसे होगा? और जब तक सामूहिकता के आधार पर सभी आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक पृथ्वी की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। याद रखिए, कई ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक देश, किसी एक महाद्वीप से नहीं, बल्कि पूरे विश्व से जुड़ी है, पूरी पृथ्वी से जुड़ी है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो सामूहिक आधार पर ही लेना चाहिए। आप अमेरिका को ग्रेट बनाइए, लेकिन अमेरिका के साथ साथ आप कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, कोई शक नहीं है, आज भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी सेना है, टेक्नोलॉजी है उसके पास। लेकिन जो बड़ा होता है उसके साथ साथ उसकी उत्तरदायित्व भी बड़े होते हैं, उसकी प्रतिबद्धताएं भी होती हैं, और इस बात को अमेरिका को भी सोचना होगा, ट्रंप साहब को भी सोचना होगा। तो मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत बहुत सारी ऐसी बातें अभी और आने वाले समय में दिखेंगी, खासकर
जो ट्रेड वार शुरू हुआ था पिछले ट्रंप के कार्यकाल में चाइना के साथ, कहीं वो बात और ना आगे बढ़े। भारत को टैरिफ किंग कहकर जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात की थी, अगर ये टैरिफ बढ़ाने की बात आती है तो पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, विश्व आपूर्ति श्रृंखला जो है, ऐसे ही युद्धों के कारण, कोविड-19 की महामारी के कारण, हौती विद्रोहियों के लाल सागर पे लगातार हमलों के कारण लगातार प्रभावित होती रही है। और अगर ऐसे सैंक्शन बढ़े, अगर कोई ऐसी बात और आई, टैरिफ बढ़ाया गया, तो निसंदेह पूरी दुनिया और भारत इसके जरूर से जरूर दुष्प्रभावों में शामिल होगा। अमेरिका का एक और निर्णय आ सकता है, खासकर जो रूस के साथ तेल सप्लाई को लेकर है। आप जानते हैं भारत अभी भी 85% से अधिक अपनी तेल जरूरतों का आयात करता है और आज रूस हमारा सबसे बड़ा भागीदार है तेल आयात में। हम 40% से अधिक अपनी जरूरतों का आयात केवल रशिया से करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगा तो यह निश्चित ही जो अभी हमारे हित और हमारी रिलेशन है रशिया के साथ, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, जिसपे हमें बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना है। तो इस तरीके से ट्रंप साहब के राष्ट्रपति की शपथ लेते ही जो उम्मीद की गई थी कि कई इनके ऐसे फैसले होंगे जो अमेरिका के लिए भी संभवतः बेहतर ना हो, लेकिन दुनिया को निसंदेह आश्चर्यचकित करेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर को एक तरह से असंतुलित करने का प्रयास करेंगे। उसकी शुरुआत में हम ये 3 मुद्दों की बात करते हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रंप और आगे बढ़ते जाएंगे, ट्रंप साहब के कुछ समय बीतेगा, उनके कई ऐसे फैसले होंगे जो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करेंगे। हमें टैरिफ को लेकर ध्यान रखना है। चाइना और रशिया पर ट्रंप की पॉलिसी क्या है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है, आने वाला समय यह भी निर्धारित करेगा।